सब लोग अच्छे हो? हाँ जी। ओके, तो सबको हैप्पी थर्सडे है आज, ऑर्गेनन डे। जी और ऑर्गेनन में कौन सा एफोरिज्म है भाई? बताएगा कोई बच्चा? 22 हो गया था, 24 है। फुटनोट 12 भी हो गया था। मेरे को 12 लगता है हो गया। कहीं 23 तो नहीं है डॉक्टर सिमरन? जी 23 ही है। 23 है। हाँ, क्योंकि 22 के साथ 12 वाला फुटनोट हुआ था, तो ये पूरा हो गया था हमारा। और काफी अच्छा उस दिन डिस्कशन रहा, जिसमें सिमिलिमम, एंटीपैथी के साथ फिर एलोपैथी का तीसरा मेथड समझ में आया था उस दिन, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, पैथोलॉजिकल रिलेशन कोई बनता नहीं है मॉर्बिड स्टेट से। ये हमारे सामने उस दिन आई थी, बहुत अच्छी सी बात। तो आज है एफोरिज्म नंबर 23। एफोरिज्म नंबर 23 में कह रहे हैं कि ऑल प्योर एक्सपीरियंस however and all accurate research convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by the opposite symptoms of medicines, ब्रैकेट में करें, as in antipathic, enantiopathic or palliative method. That on the contrary, after transient apparent alleviation, they break forth again only with increased intensity and become manifestly aggravated. ब्रैकेट में करें, सीज एफोरिज्म नंबर 58 to 62 and 69। बहुत अच्छी सी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पीछे एक सिमिलर के आधार पर और अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स के आधार पर दो दिए थे हैनीमैन साहब ने, और तीसरा एलोपैथिक। तो उनमें से हैनीमैन साहब बात यहाँ कर रहे हैं एंटीपैथिक की, अपोजिट रिलेशंस की, या एनेंशियोपैथिक की। और उन्होंने इसको इवन पैलिएटिव मेथड कहा। तो किस तरह से उन्होंने इस एंटीपैथी को भी रिप्लेस हटा दिया, इसको भी सही नहीं ठहराया, इस एफोरिज्म में पता चल रहा है। कह रहे हैं कि सभी प्योर एक्सपीरियंस के आधार पर, हालांकि, और सभी एक्यूट रिसर्च के आधार पर हमें यह स्पष्ट होता है कि परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ डिजीज जो है वो बहुत दूर हैं रिमूव होने के क्रम में या एनिलेट होने के क्रम में अपोजिट सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन को देने से। यानी कि अगर अपोजिट सिम्टम्स के रिलेशन पे हम मेडिसिन देते हैं तो ये बहुत दूर की बात हो जाती है किसी सिम्टम का रिमूव हो जाना या किसी सिम्टम को एनिलेट करना। ब्रैकेट में कह रहे हैं जैसे कि हम एंटीपैथिक या एनेंशियोपैथिक या पैलिएटिव मेथड के द्वारा करते हैं। दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके और विपरीत, आफ्टर ट्रांजिएंट अपीरेंट एलिविएशन, एक क्षणिक आभासी आराम या कम होने के बाद, दे ब्रेक फोर्थ अगेन, वो सिम्टम्स फिर से आते हैं, ओनली विद इंक्रीज इंटेंसिटी, और केवल बढ़ी हुई तीव्रता के साथ आते हैं। उस इंटेंसिटी पे भी नहीं आते और उससे भी बढ़ी हुई इंटेंसिटी के साथ वापस आते हैं यदि आप एंटीपैथिक रिलेशन पे कोई मेडिसिन सेलेक्ट करके दे रहे हैं। एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रावेटेड, और वो मैनिफेस्टली वो एग्रावेट हो जाते हैं, जिसको उन्होंने रेफरेंस दिया कि आप इन्हीं बातों को या इस इंफॉर्मेशन को आप जाके चेक कर सकते हो एफोरिज्म नंबर 58 से 62 तक और एफोरिज्म नंबर 69 में। ठीक है जी। तो हालांकि एंटीपैथिक का और जो जिक्र आ रखा है वो आ रखा है एफोरिज्म नंबर 109, नहीं, पेज नंबर 109 पर, पेज नंबर 138 पर,
आप चाहो तो नोट कर लो HB की पेंसिल से। कहा ना इसे भगा का डॉग को। मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ। एंटीपैथी का जिक्र कहाँ है बेटे? उधर छड़ी ले जाओ उधर से। एंटीपैथिक वर्ड का जो जिक्र है इसमें मदद मिलेगी। और ये कहाँ वर्ड यूज करा है हैनीमैन साहब ने? पेज नंबर 109 पे तो ये है ही, 138 पर, 140 और 41 पर, पेज नंबर 145 पर और पेज नंबर 148 पर। यहाँ पर ज्यादातर ये एंटीपैथिक वर्ड आया है। इसमें मदद मिलेगी। पेज नंबर को पलट के आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है जी। एफोरिज्म नंबर 24 है। यहाँ किसी की अब तक कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? नहीं। ओके। एफोरिज्म नंबर 24 में कह रहे हैं कि देयर रिमेन्स देयर फॉर नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेज दैट प्रोमिसेस टू बी ऑफ सर्विस बिसाइड्स द होम्योपैथिक by means of which we seek for the totality of symptoms of the case of disease a medicine which among all medicines ब्रैकेट में कह रहे हैं whose pathogenic effects are known from having been tested in healthy individuals ब्रैकेट से बाहर करें has the power and the tendency to produce an artificial morbid state most similar to that of the case of disease in question। 24वें में एफोरिज्म में कह रहे हैं कि अब केवल और केवल बचा एक होम्योपैथिक सिस्टम ही। अब देखो भाव में कैसे कह रहे हैं कि देयर रिमेन्स देयर फॉर नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीज दैट प्रोमिसेस टू बी ऑफ सर्विस बिसाइड द होम्योपैथिक। इसलिए अब केवल शेष रह जाता है, या कह रहे हैं कि कोई दूसरा मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन है ही नहीं जो डिजीज में ये प्रॉमिस करे कि वो सर्विस करेगा, यानी कि वो सही रूप से वहां पर मदद करेगा सिवाय होम्योपैथी के। और ये होम्योपैथिक भी कैसे? बाय मीन्स ऑफ विच वी सीक, इस होम्योपैथिक के द्वारा हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये या कहिए बाय मीन्स ऑफ विच, इस होम्योपैथिक के द्वारा वी सीक फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ डिजीज। अब इस होम्योपैथिक या सिमिलिमम को अपनाने के लिए हमें खोजना होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को केस ऑफ डिजीज के। एक मेडिसिन विच अमंग ऑल मेडिसिन, हमें सीख करना होता है इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए। इसके आधार पर एक ऐसी मेडिसिन को सभी मेडिसिन के बीच में जिनका पैथोजेनेटिक इफेक्ट जो है वो जाना जा चुका हो, टेस्ट करके किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर, यानी कि जो प्रूव्ड मेडिसिन हैं, वेल प्रूव्ड मेडिसिन के बीच में से हम एक ऐसी मेडिसिन को हमें खोजना होता है जिसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम इस डिजीज के टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मैच करते हो, जिसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट हैज द पावर। आगे कह रहे हैं उस मेडिसिन के लिए हैज द पावर एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द केस ऑफ डिजीज इन क्वेश्चन। मतलब भाव यह है कि हमें ऐसी मेडिसिन को, वेल प्रूव्ड मेडिसिन में से एक ऐसी मेडिसिन को खोजना होता है जो जिसकी टेंडेंसी हो पैदा करने की एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोस्ट सिमिलर जैसे कि डिजीज की पिक्चर है टोटलिटी के रूप में। जो डिजीज हमारे लिए एक सवाल बना हुआ है उसी के बिल्कुल सिमिलर स्टेट पैदा करने की जिसमें टेंडेंसी हो, वो हमें खोजनी होती है इस होम्योपैथिक तरीके के दौरान, होम्योपैथिक थेरेपेटिक या सिमिलिमम के लिए। तो खैर लबोलबाब ये है बात का कि 24 में कह रहे हैं कि भाई केवल और केवल एक होम्योपैथिक या सिमिलर का ही एक तरीका ऐसा बचा है जो हमें ये प्रोमिस करता है कि ये सही सेवा करेगा किसी डिजीज को सही करने में, और वो भी
तब करेगा जब हम वेल प्रूव्ड मेडिसिन के बीच से एक ऐसी मेडिसिन को हम खोज लें, ढूंढ लें, जिस मेडिसिन की टेंडेंसी बिल्कुल ऐसी ही आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट पैदा करने की हो जो कि नेचुरल स्टेट या मॉर्बिड स्टेट है, उसके हिसाब से, जो कि टोटलिटी के रूप में हम मिलान करेंगे। ठीक है ना भाई? जी। तो 23 में कहा कि एंटीपैथी कुछ नहीं करती है पैलिएटिव के सिवा। 24 में कहा कि भैया केवल और केवल एक होम्योपैथिक मोड ऑफ एप्लीकेशन ही है जो हमें प्रोमिस करता है किसी को ठीक करने के लिए पूरी तरह से। ठीक है बेटा? जी। चलो 25 की तरफ बढ़े। जी। 25 एफोरिज्म में कह रहे हैं, नाउ however in all careful trials, pure experience, the sole and infallible oracle of the healing art teaches us that actually that medicine which in its action on the healthy human body has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms similar to those observable in the case of disease under treatment, does also in doses of suitable potency and attenuation rapidly, radically and permanently remove the totality of the symptoms of this morbid state, that is to say the whole disease present, and change it into health, and that all medicines cures without exception those diseases whose symptoms most nearly resemble their own and leave none of them uncured. इतना जबरदस्त भरोसा दिख रहा है हनीमैन साहब का यहाँ, कितना दृढ़ विश्वास दिख रहा है। हनीमैन साहब कह रहे हैं, नाउ हाउएवर इन ऑल केयरफुल ट्रायल्स pure experience, the sole and infallible oracle of the healing art। अब हालांकि सभी जो केयरफुल ट्रायल्स किए गए हैं, जो प्योर एक्सपीरियंस किया गया है, एकमात्र और इनफेलिएबल ओरेकल है। ओरेकल का मतलब होता है आकाशवाणी, देववाणी, है ना? हाँ, एकमात्र ना फेल होने वाली एक ऐसी देववाणी है ऑफ द हीलिंग आर्ट, इस हीलिंग आर्ट की, teaches us that actually that medicine which in its action on the healthy human body has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms similar to those observable in the case of disease under treatment, does also in doses of suitable potency and attenuation rapidly, radically and permanently remove the totality of the symptoms of the morbid state। यही एक ऐसी इनफेलिएबल ओरेकल है इस हीलिंग आर्ट की, जो हमें ये बताती है, ये हमें सिखाती है कि जो एक्चुअली वो मेडिसिन जो अपने एक्शन के दौरान किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर डिमोन्स्ट्रेट करती हो अपनी पावर को प्रोड्यूस करने में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स को, जो कि सिमिलर हो दोज ऑब्जर्वेबल इन द केस ऑफ डिजीज, जो डिजीज में सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल हैं उनके ज्यादा से उनके सिमिलर हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने में जो मेडिसिन अंडर द ट्रीटमेंट, डज आल्सो इट डज, और ये साथ में सुटेबल पोटेंसी भी हो इसकी, और साथ में ये एटीन्यूएटेड भी हो, तो ये रैपिडली, रेडिकली और परमानेंटली रिमूव कर देती है
टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को ऑफ दिस मॉर्बिड स्टेट। ये एक इनफेलिएबल ओरेकल है कि अगर आप ऐसी मेडिसिन ले आओ तो ये रिमूव करेगी ही करेगी, रैपिडली, रेडिकली, परमानेंटली, बशर्ते सुटेबल पोटेंसी हो डॉक्टर अमित पाल, डॉक्टर सिमरन, सुटेबल डोज हो, डॉक्टर दीपशिका, सुटेबल एटीन्यूएशन भी हो। दैट इज टू से, कहने का मतलब है, ब्रैकेट में कह रहे हैं, एफोरिज्म नंबर 6 से लेकर 16 में भी ये बात आई है। दैट इज टू से द होल डिजीज प्रेजेंट एंड चेंज इट इनटू हेल्थ। कहने का मतलब है कि ये पूरे के जो पूरा का पूरा डिजीज जो प्रेजेंट है उसको चेंज कर देगी ये हेल्थ में। एंड दैट ऑल मेडिसिन क्योर, और साथ में एक और भी बात यहां रखी है इस इनफेलिएबल ओरेकल में, कि वो सभी मेडिसिन क्योर कर देंगी विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, दोज डिजीज हुज सिम्टम्स मोस्ट नियरली रिजेंबल देयर ओन। उन सभी डिजीज को जिनके सिम्टम्स, जिन डिजीज के सिम्टम्स उन मेडिसिन से रिजेंबल करते हो, वो सभी मेडिसिन क्योर कर देंगी उन सभी डिजीज को। एंड लीव नन ऑफ देम अनक्योर्ड, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगी बिना क्योर किए, कुछ भी अनक्योर्ड नहीं रहेगा जो सिमिलिमम हो जाएगा उन मेडिसिन से। बड़ा अच्छा लग रहा है, भाव जितना गहराई से पकड़ते हैं और आनंद से आता है। तो यहाँ पर प्योर एक्सपीरियंस पे फुटनोट नंबर 13 है, इसे और कर लेते हैं अभी। यहाँ छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चल रहे ना है जी, मतलब कितनी, मतलब छोटी छोटी सी चीजों को लेके इतने अच्छे हाँ, तरीके से कोई शक नहीं clear- छोड़ रहे दोस्त, कोई कहते हैं ना, एक पिन पॉइंट बराबर भी कोई शक नहीं छोड़ रहे हैं। सर इसमें ना एक डाउट आ रहा है जी भैया। सर, इसमें जैसे डॉक्टर हैनिमन कहते हैं कि सुटेबल पोटेंसी हाँ और सुटेबल एटेन्यूएशन। हाँ तो अभी मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर रणबीर सर का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि मैं, अगर आपका मेडिसिन सही है तो पोटेंसी इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं 200 पोटेंसी हमेशा देता हूँ, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी दवाई सही होनी चाहिए। तो ये हाँ कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि डॉक्टर हैनिमन सर कुछ कह रहे हैं और डॉक्टर रणबीर सर कुछ कह रहे हैं, तो ये डाउट क्रिएट करता है माइंड में। हाँ, देखो एक बार पहले भी बात हुई थी डॉक्टर श्रे। एक्चुअल में हमारे हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं फिजिशियंस के या इस साइंस के, और दोनों सही हैं, लेकिन बात को समझने वाली है। हैनिमन साहब जो इस लिटरेचर को हमें पढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में आइडियल कंडीशंस का है। एक होता है आइडियल कंडीशंस, एक होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से। तो जो आइडियल बातें हैं, जो आदर्श वाक्य हैं, वो आदर्श वाक्य ही रहते हैं। अब जब आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हो तो उनमें वेरिएशंस हो जाते हैं थोड़े थोड़े अकॉर्डिंग टू स्टेट। कैसे? हैनिमन साहब ने इसमें यह कहा है कि यदि आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो वो बिना काम करे रह ही नहीं सकती, असर आएगा ही आएगा, क्योर की शुरुआत करेगी ही करेगी। एक बात हो गई। अब 100% आइडियल क्योर की कुछ कंडीशंस हैं। एग्जैक्ट सिमिलिमम होनी चाहिए, सुटेबल पोटेंसी के लेवल पे सिमिलिमम एट द डायनेमिक प्लेन भी होना चाहिए, सुटेबल एट द टोटलिटी, सिमिलिमम एट द टोटलिटी प्लेन भी होना चाहिए। समझ रहे दोस्त जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो तब ये 25वां एफोरिज्म कहता है कि ये इनफेलिएबल ओरेकल है। एक बात। अब रही अमरीश सर की बात, मलिक सर की बात, दीदार सर की बात, प्रफुल्ल सर की बात। बेसिकली हम जब डील करते हैं कंडीशंस को, मरीजों को,
तो मरीज की तरफ से, हमारी अपनी क्वालिटी एबिलिटी की तरफ से, उसके डाइट एंड रेजिमेन की तरफ से बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें भी हैं जो कि हमें वेरिएशंस में उतार चढ़ाव लाती हैं। अब वो 200 पोटेंसी जो यूज करते हैं डॉक्टर श्रे, वो मध्यम मार्ग अपना लेते हैं, ना जी। तो ज्यादा मटेरियल साइड लोअर साइड में रहते हैं, ना ज्यादा हाईएस्ट एटीन्यूएशन की तरफ रहते हैं। तो ये जो मध्यम मार्ग है, ये गौतम बुद्धा जी ने भी कहा, वैसे मैं बताऊं थोड़ा सा है जोड़, मध्यम मार्ग जो है वो बैलेंस करके निकाल ले जाता है चीज को। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए, और बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशंस ना होने की वजह से हमारी जो मीडियम पोटेंसी है वो हमें प्रैक्टिस में बहुत सूदिंगली आगे लेके चलती रहती है, जो मुझे भाव आता है अमरीश सर का। हाँ, अमरीश सर ने जो ये कहा, देखो बात को जो जब हमारे टीचर्स बोलते हैं, अमरीश सर या बड़े सर बोलते थे, उनका वाक्य फाइनल वाक्य नहीं होता था, उनका वाक्य अल्टीमेट नहीं होता था। जैसे बड़े सर बोलते थे कि मुझे 200 पोटेंसी से रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं 50 मिलीसिमल क्यों करूं, ये उनका लाइट मोड पे था। लेकिन जो 50 मिलीसिमल का जो स्केल दिया हैनीमैन साहब को ने, उसको वो डिनाई नहीं करते थे। लेकिन एज ए प्रैक्टिकल फिजिशियन, हाँ, अगर डॉक्टर श्रेय कल को आपके अंदर वो धार आ जाती है, वो शार्पनेस आ जाती है कि आपको और ऊपर ले जाए, क्योंकि गुंजाइश है दोस्त इस साइंस में, तो आप 50 मिलीसिमल पे एक तरह से शार्प हो सकते हो। तो इसलिए जो स्टेटमेंट अमरीश सर दे रहे हैं कि 200 पोटेंसी ही क्योर कर देती है, तो अमरीश सर को हमने देखा 1M देते हुए भी, बड़े सर को हमने देखा 1M देते हुए भी, मलिक सर को हमने देखा 10M देते हुए भी। क्यों अमित पाल, डॉक्टर सिमरनदीप सिंह? जी बस बिल्कुल बस यही हम बोलने वाले थे। और बस ये मेजोरिटी ऑफ केस की बात होती है ना, तो जैसे हैनमैन सर के टाइम से हम लोग अब जो है मोर मटेरियल साइड पे जा रहे हैं ना। हमारी बॉडी भी एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को रिसीव करने के लिए होती है, और मेडिसिन भी जैसे एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना कि 200 1M 30, ये एक मतलब एक रेंज है हाँ कि इनमें से कोई भी रेंज में हम पोटेंसी दे रहे हैं तो बॉडी उसको रिसीव कर ले रही है। पर इसका हाँ मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब जरूरत पड़ती है तो यही लोग 1M भी देते हैं और 10M भी देते हैं। वो कुछ केसेस होते हैं जिनको चाहिए होता है, हाँ पर जो हम लोगों को सिखाया जाता है वो मेजोरिटी ऑफ केस के लिए होता है हाँ कि मेजोरिटी ऑफ केस में हम 200 यूज करें। ये हाँ सेफर भी होती है, हाँ इसलिए जो हमें समझ में आया, क्योंकि अगर हमने हाथ एकदम खोल दिया 10M और 1M के लिए हाँ और पता चला हमारी मेडिसिन सही नहीं है, हाँ तो 1M 10M हो सकता है उसको कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हम गलत कर रहे हैं उसके लिए और भी बुरा कर दें। हाँ बिल्कुल हाँ तो हाँ, ये तो मैं ये वही कह रहा था, सेकंड मैं वही कह रहा था कि आइडियल आदर्श वाक्य या आइडियल लिटरेचर अलग है, और उसको जब हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो उसमें हमें बैलेंस बना के चलना होता है डॉक्टर श्रेय। जी सर। देखो, सत्य बोलना, सत्य बराबर तप नहीं। हम बोलते ना, कबीरदास जी को बोलते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ी है डॉक्टर श्रेय। लेकिन इसी को कंडीशंस के हिसाब से कहते हैं कि सत्य हमेशा तप नहीं होता, सत्य बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है अपने आप में। आप पूछोगे कैसे साहब? एक एग्जाम्पल मैं सुन रहा था कि एक गाय के पीछे कुछ लोग मारने के लिए भाग रहे थे, वो किसी ऋषि के आश्रम में घुस गई। अब वो आए ऋषि से कि इधर कहीं गाय गई है, तो अब ऋषि क्योंकि सत्य बोलते थे, हमेशा झूठ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कहा हाँ इधर घुसी है जाके। वो उधर से लाए, गाय की हत्या कर दी, तो ऋषि को बहुत बड़ा पाप लग गया उस सत्य बोलने का ही। और यदि वहां पर ऋषि ने बोला कि उधर को गई है या यहां नहीं आई है, जैसे भी ये झूठ बोला ऋषि ने और गाय की जान बच गई, तो यही झूठ तप बन गया। तो ऐसे ही जो कंडीशंस के हिसाब से पोटेंसी कहां कैसे मैच करनी है, वो हमारी
परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन एक्यूरेट होता रहता अपने आप में अलग अलग। तो इसलिए जो आइडियल बातें लिखी गई हैं, जैसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये लाइन लिखी है, ये आदर्श वाक्य है, लेकिन जब आप इसको जीवन में उतारेंगे तो जीवन में इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं सिचुएशनली। तो हम इसको ऐसे लें, मास्टर कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ना विलियम बोरिक साहब गलत हैं। वो सिक्स पोटेंसी की बात करते हैं, 3 पोटेंसी की बात उन्होंने अपने तरीके से करा है। एक बात और है ना कि आज 8-200 कह रहे हो, कल को हो सकता है 50 मिलीमीटर करने सही लगे। बात। हाँ, और दूसरी बात और है, हैनीमैन साहब खुद भी करते करते हो रहे थे, करेक्ट कर रहे थे अपने आप को। मदर टिंचर से चले थे भाई अमितपाल, मदर टिंचर से चले थे डॉक्टर श्रे, 30 तक आए, जिसको उन्होंने हाईएस्ट डायनेमाइजेशन बोल दिया था। 30 से ऊपर गए नहीं थे कभी, लेकिन लास्ट के 6-7 साल की जब जिंदगी बची थी, मैं एक दिन पहले जिक्र भी कर रहा था, तब वो लास्ट के जाने से 6-7-8 साल पहले उन्होंने 50 मिलीसीमल तक अप्रोच ले आए थे अपनी वो। और अगर ये भी देखो ना, ये सारे ऑर्गेनॉल के एडिशन लिख रहे थे और उसमें अपने आप को करेक्ट कर रहे थे। हाँ अब कहते हैं कि फाइनल है कि जो जोन सा हम पढ़ रहे हैं, हाँ है ना, हाँ लेकिन वहां पे भी 96 में आ जाओ कह रहे हैं कि एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट एफोरिज्म में कह रहे हैं कि नहीं करना है। नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, होती है भाई नेचर में, प्रकृति के सिद्धांत, प्रकृति के नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और बस हमारे साइंस से ज्यादा इसको कौन समझेगा कि हम एक मेडिसिन ही नहीं रखते हैं, हम हर ह्यूमन के हिसाब से, हर इंडिविजुअल के हिसाब से हम फ्लेक्सिबल होते हैं मेडिसिन के लिए कि किसको कौन सी चाहिए। हाँ। और सही बात है कि मेडिसिन करेक्ट पहले लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है भैया, सर लोग ही यही करते हैं ना, कई बार देखा, जैसे बड़े सर का भी केस था, 200 से नहीं निकला तो 30 से भी निकला है, फिर हाँ उसके बाद उन्होंने निकाला। हाँ और कई केसेस में हमने देखा कि हम लोग कैंप में देखते हैं ना कि वही मेडिसिन ने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद कहीं रुकी है, तो सर लोगों को लगता है तो 10 भी देते हैं, और 10 से फिर कोई केस निकलता है। हाँ तो ये जरूरत के हिसाब से। और कई बार क्या होता है, दरवाजा खोलने के लिए 200 पोटेंसी की जरूरत होती है। हाँ दरवाजा खुल गया, उसके बाद अंदर जाओ और फिर देखो हायर पोटेंसी का हाँ। कैसे कर। और कई बार 200 जो है ना आगे तक बढ़ती है, चेंज नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये यूज करते हैं। डॉक्टर अमित पाल को याद आ रहा होगा डॉक्टर क्षितिज सर का वो केस जिसमें 10 दी थी, अमित याद है तुझे? टूर में दोनों खड़े थे। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरीके। क्या केस था वो? वो कैंप का ही केस था ना। हाँ तो उसमें सर ने ये कहा था कि एनाटॉमी करेक्ट हो रही है अब। हाँ, एनाटॉमी करेक्ट हो चुकी है, अब बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल पे रुकी हुई correct थी, होनी है। अटकी हुई थी। उसी मेडिसिन की हायर पोटेंसी पे गए थे सर पे। हाँ, देखो कितना खूबसूरत एग्जाम्पल डॉक्टर दीपसी का। सर ने बोला इसकी एनाटॉमी काफी हद तक ठीक हो गई है केस की, जो डिस्टोर्शन थे, लेकिन अब इसको जरूरत है फिजियोलॉजिकल पुशअप देने की। तो वहां पे डॉक्टर सरे हायर पोटेंसी में गए डॉक्टर क्षितिज, और वो हमें जची बात, हम दोनों भाइयों को आज तक याद है। ये कम से कम भी नहीं तो 8-9-10 साल पहली बात होगी अमित पाल, लगभग, है ना? बिल्कुल, कोरोना से पहले की बात है। कितना हाँ। बढ़िया हुआ ना। बस देखिए, जब मटेरियल को ठीक करना था तो मोर मटेरियल पोटेंसी, और जब डायनेमिक को ठीक करना था तो मोर डायनेमिक पोटेंसी। हाँ, वहां पुश देना पड़ा अकॉर्डिंग टू केस। और यदि वही पोटेंसी एनाटॉमी करने के साथ साथ उसकी फिजियोलॉजी को भी मेंटेन कर देती तो नहीं जाते उधर। नियम भी नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ले रहा था उसका परसेप्शन। क्यों डॉक्टर सिमरन? बिल्कुल बॉस। तो ये केस तय करेगा दोस्त, कहीं फिक्स नहीं होना। वही बच्चा 200 पोटेंसी से एनाटॉमी भी ठीक हो गई, उसकी फिजियोलॉजी भी मेंटेन हो गई, ठीक है चलो। दूसरा बच्चा है ऐसा ही, उसको एनाटॉमिकल तो लोअर से करनी पड़ी, और उसकी फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए पुशअप हायर देना पड़ा। ये भी होता है नेचर में। मतलब सर इसमें जैसे 200 पोटेंसी है, तो 200 पोटेंसी में
जनरली जो है वो दोनों चीज कवर करती है, अपना मटेरियलिस्टिक पार्ट भी और अपना डायनेमिक पार्ट भी। हाँ, क्या बात है, क्या बात कह दी आपने, सवाल उठाया और आपने खूबसूरत जवाब आपने दे दिया दोस्त। ये एक ऐसी पोटेंसी है, एक ऐसा लेवल है एटेन्युएशन का कि ये दोनों पोर्शन को कवर कर लेता है लगभग, इसलिए मैंने मध्यम मार्ग बोला था इसको। तो बहुत अच्छा सा सवाल आपने यहाँ और क्लियर कर दिया। तो इसलिए 200 पोटेंसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आजकल, या देते हैं। ये जा रही है पहले से भी, है दोबारा भैया फिर वही अमित? 200 को बहुत ज्यादा करते थे और आज दोबारा फिर से 200 को ज्यादा वो दी जा रही है। हाँ ठीक है ना। तो जी फुटनोट नंबर 13 करते हैं। बहुत अच्छा सा डिस्कशन करा डॉक्टर श्रेय भाई आपने। 13 में कह रहे हैं, आई डू नॉट मीन दैट sort of experience of which the ordinary practitioners of the old school boast after they have for years worked away with a lot of complex prescriptions on a number of diseases which they never carefully investigated, but which, faithful to the tenets of their school, they considered as already described in works of the systematic pathology, and dreamed that they could detect in them some imaginary morbific matter, or ascribed to them some other hypothetical internal abnormality. बहुत ही मस्त बात करेंगे हनीमैन साहब, यहाँ उधेड़ के रख दी, कहते ना धज्जियां उड़ा दी। कह रहे हैं ये जो मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूं ना, प्योर एक्सपीरियंस, एफोरिज्म नंबर 25 में, मैं उस तरह के, मेरा मतलब यहाँ उस प्रकार के एक्सपीरियंस से नहीं है जो कि ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स ओल्ड स्कूल के डींगे मारते हैं, बोस्टिंग करते हैं। After they have for years worked away with a lot of complex prescriptions on a number of diseases which they never carefully investigated. मैं उस तरह के एक्सपीरियंस के अनुभवों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें ओल्ड स्कूल के प्रैक्टिशनर्स डींगे मारते हैं कि उन्होंने सालों साल से काम कर रहे हैं वो, और कैसे कर रहे हैं, अवे विद ए लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन, कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन देते हुए, ऑन ए नंबर ऑफ डिजीज, उन बहुत सारे डिजीज के ऊपर एक्सपीरियंस हासिल करें जिनको उन्होंने केयरफुली इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा डॉक्टर सरे। फिर भी कह रहे हैं हम तो सालों से कर रहे हैं फला चीज ठीक, बट हाँ मतलब केयरफुल तरीके से इन्वेस्टिगेट तो करते ही नहीं है, परंतु वो फेथफुल रहते हैं अपने उन सिद्धांतों के प्रति। टेनेट्स का मतलब है जो उनके प्रिंसिपल लिखे गए हैं सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी में, केवल उनको अपने जो स्कूल के जो टेनेट्स हैं उनके लिए फेथफुल होते हुए जो काम कर रहे हैं, दे कंसिडर्ड एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन वर्क्स ऑफ सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी। वो मात्र केयरफुल उस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे केवल और केवल उसका अनुसरण करते हैं जो उनके सिस्टेमिक पैथोलॉजी में डिस्क्राइब किया हुआ है बस। एंड डीम्ड दैट दे कुड डिटेक्ट इन देम सम इमेजिनरी मॉर्बिफिक मैटर, और फिर ये सपना देखते हैं कि हमने इस सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी के हिसाब से हमने डिटेक्ट कर लिया है एक इमेजिनरी मॉर्बिफिक मैटर को इस डिजीज में, और एस्क्राइब्ड टू देम सम अदर हाइपोथेटिकल इंटरनल एबनॉर्मलिटी, या फिर वो मानते कि हमने वो डिटेक्ट कर लिए, या फिर हाइपोथेटिकल इंटरनल एबनॉर्मलिटी को वो एस्क्राइब कर लेते हैं, श्रेय दे देते हैं।
इस तरह से जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मेरा प्योर एक्सपीरियंस से वो मतलब नहीं है। कह रहे हैं आगे, दे ऑलवेज शा समथिंग इन दैम बट नो नी नॉट व्हाट इट वाज देशा। वो इसमें देखते जरूर है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या देखा। एंड दे गेट रिजल्ट, और वो कहते हैं हम रिजल्ट ले रहे हैं। और किससे ले रहे हैं? फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन अननोन ऑब्जेक्ट। उन कॉम्प्लेक्स फोर्स के द्वारा हम वो रिजल्ट भी ले रहे हैं भैया, जो कि अननोन ऑब्जेक्ट हैं, जिनके बारे में उन्होंने जाना ही नहीं। दैट नो ह्यूमन बीइंग बट ओनली ए गॉड कुड हैव अनरिवील्ड। उस अननोन ऑब्जेक्ट के रूप का वो रिजल्ट भी ले रहे हैं, जिसको कोई ह्यूमन बीइंग जान ही नहीं सकता, केवल और केवल जिसको भगवान ही अनरिवील कर सकता है। जिस लीला को जो घट रही है इंटरनल एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिज्म के, रिजल्ट्स फ्रॉम विच नथिंग कैन बी लर्न्ड, नो एक्सपीरियंस गेन्ड। और भाई फिर रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ भी नहीं सीख पाते वो, और ना ही वो कोई अनुभव प्राप्त कर पाते। आगे की लाइनें हमने पहले भी कोट करी थी और अब फिर कोट कर रहे हैं। देखो फिर यहां आ गई हैं। कह रहे हैं आगे हनीमैन साहब उन लोगों को 50 years experience of this sort is like 50 years of looking into a kaleidoscope filled with unknown colored objects and perpetually turning round। इस तरह का 50 सालों का अनुभव उनका ठीक इस तरीके से है जैसे कि 50 साल तक कोई बंदा किसी क्लीडोस्कोप में झांक रहा हो, जो कि भरी हुई हो अननोन कलर्ड की ऑब्जेक्ट से, और वो भी घूम रही हो लगातार। बिल्कुल। Thousands of ever changing figures and no accounting for them। घूम रही हो और उसके अंदर हजारों हजार लगातार परिवर्तित होती हुई फिगर्स उसमें चल रही हो, जिनको गिनना, जिनको अकाउंट करना संभव ही नहीं है। एंड नो अकाउंटिंग फॉर देम। उस तरह से जो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं 50 साल का, ये है भैया उनका। तो अब आप खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ डॉक्टर श्रेय। क्लीडोस्कोप होता घूमती हुई दूरबीन, जो डॉक्टर दीपशिखा ने इन्होंने बच्चों ने पहले भी क्लियर करा था। उसमें हजारों कलर की पिक्चरें लगातार चेंज होती रहती हैं, ऐसी एक क्लीडोस्कोप होती है। और उसमें कहते हैं हमें क्लियर हो गई है पिक्चर। हजारों कलर की, अननोन कलर की हजारों ऑब्जेक्ट लगातार अपना रूप बदल रही हैं। ये हमारी बायोकेमिस्ट्री है जी। बॉडी की। हर क्षण हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के हिसाब से हमारा इंटरनल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है लगातार। जैसे जैसे बाहर से इंपल्स आ रही हैं, स्टिमुलस आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक, साइकिकल, हमारी डायनेमिक प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, जो अभी एक क्षण पहले हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री का रिजल्टेंट था, अगले क्षण दूसरा होता है। डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं हम कन्फर्म है, हमने ढूंढ लिया, हमने इस पे पार पा लिया। जी। कह रहे हैं मैं ऐसे 50 इयर्स के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं इनके, और जो संभव ही नहीं है किसी इंसान के लिए, केवल भगवान ही जिसको पकड़ रख सकता है, जिस प्रोसेस पे। क्या बात सच नहीं लग रही कि भगवान ही जान सके और कोई ना जान सकता? बिल्कुल बॉस, जाने कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, कैसे कोई समझ सकता है? इनफाइनाइट रिएक्शंस हैं बिल्कुल हमारी बायोकेमिस्ट्री में। हमारा शरीर ब्रह्मांड से कंपैरिजन करते हैं ज्ञानी लोग। जितनी ब्रह्मांड में क्रियाएं चल रही हैं वो हमारे शरीर में चल रही हैं।
एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो कोई काउंट कर सकता है इनको डॉक्टर श्रे? बिल्कुल सर। फिर भी दावा ठोक रहे हैं, फिर भी डींगे मार रहे हैं। जो मार रहा है डींगे, कोई भी हो वो। डॉक्टर श्रे कुछ कहना चाह रहे थे शायद आप? नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा, कोई और भाई था? ठीक है, तो बड़ा आनंदित रहा ये फुटनोट नंबर 13 भी। किसी के कोई क्वेरी है तो बात करें, नहीं तो यहीं रुकेंगे आज। जी सर। चलो ठीक है भाई, रुकते हैं फिर। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। राम राम भाई, नमस्कार। राम राम। राम राम भाई, राम राम।